हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवी ट्यूटोरियल्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 9 मैथ्स एनसीईआरटी है ना। मैंने लिखा है स्टैंडर्ड 9 का बुक, मैथ्स एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, देखिए, इस चैप्टर को समझने के पहले आपने नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा था लास्ट ईयर स्टैंडर्ड 8 में। चैप्टर नंबर 1 में ही आपने सीखा था कि किसी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद है, ये नंबर लाइन हुआ करता था ऐसा कुछ 0 1 2 3 है ना, इधर -1 -2 एंड सो ऑन है ना, ऐसा होता था। फिर आप उस पर है ना नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखे थे आप, है ना। वैसे तो नंबर ये वाली चीज़ें तो और भी जूनियर क्लासेस में सीखे थे, पर मेनली आपने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपने सीखा था स्टैंडर्ड 8 में। रैशनल नंबर मतलब जैसे 2/3 है, तो इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पर ये है इस नंबर लाइन में, वो आपको बताना है। तो ऐसी चीज़ें आपने 8 स्टैंडर्ड में सीखी थी। अगर आपको वो आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको समझना है कि और नहीं आता कि रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो उसकी भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पहले, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या थे, इसमें हम लोग है ना नंबर लाइन पर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, चाहे वो रैशनल नंबर हो या नॉर्मल होल नंबर्स हो, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। अगर मैं आपसे कहूँ 2 कहाँ पर है 2, तो आप बोल दोगे ना सीधा, ये रहा 2, ये रहा 2 को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, है ना। तो मैंने एक नंबर को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पर। कह सकते हो कि इस नंबर का इस नंबर लाइन पर कहाँ ये है, इसका पोजीशन क्या है, वो आपने बता दिया। समझ में आ रहा है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना हम लोग उसी तरह से किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक नंबर का जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो विथ रेफरेंस टू वन लाइन, एक ही लाइन से के ऊपर हमने बता दिया सीधा सीधा। लेकिन कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जहाँ पर एक सिंगल लाइन का रेफरेंस लेकर आप चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मान लो आप एकदम बेसिक सी बात समझो कि अगर मान लो कि एक मेन रोड है, हाँ, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है ये, हाँ, ईस्ट एंड वेस्ट एक मेन रोड जा रहा है। इस मेन रोड पर बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं। स्ट्रीट्स आप समझ रहे हो, रास्ता है बहुत सारा। ठीक है, ये है स्ट्रीट नंबर 1 है ना, स्ट्रीट है ये, हाँ, स्ट्रीट नंबर 2, ठीक है, फिर स्ट्रीट नंबर 3 S3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ऐसा करके बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं। और हर रास्ते पर मान लो कि घर है, हाँ, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, इस पे भी हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ऐसे इस पे भी हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, इस स्ट्रीट पर भी हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 है। और ये वाले रास्ते पर भी हमारे पास 3 घर है। 3 घर है। पहला फर्स्ट घर हाउस नंबर 1, दूसरे घर का नंबर है हाउस नंबर 2, तीसरे घर का नंबर है हाउस नंबर 3, ऐसे। और आपका कोई फ्रेंड है जो कि हाउस नंबर 2 में रहता है, इस वाले जगह पे, हाँ। अब आपने उसको पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, एड्रेस बताओ। वो बोल देगा कि मैं हाउस नंबर 2 में रहता हूँ। उसने आपसे सिर्फ एक ही बात कहा कि मैं हाउस नंबर 2 में रहता हूँ, मेन रोड है, वहाँ पे जाना है। अब आप जाकर ढूंढना चालू करते हो कि भाई हाउस नंबर 2 में रहता है मेरा फ्रेंड। तो अब देखो, हाउस नंबर 2 तो बहुत सारा है ना। ठीक है, तो क्या सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दे देना कि मैं हाउस नंबर 2 में रहता हूँ काफ़ी है? नहीं, क्योंकि आप यहाँ जाकर के सारे हाउस नंबर 2 में जाकर ढूंढोगे क्या आपका फ्रेंड कहाँ रहता है? नहीं ना। तो उसने एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि किस स्ट्रीट पे वो रहता है। अब अगर वो आपको ये भी बता दे कि मैं स्ट्रीट नंबर 5 और हाउस नंबर 2 में रहता हूँ, फिर आप इजीली जाओगे और सबसे पहले स्ट्रीट नंबर 5 में जाकर हाउस नंबर 2 में आपको पता चल गया कि आपके फ्रेंड का ये एड्रेस है। आप समझ गए? तो यहाँ पे इस सिचुएशन में सिर्फ एक बात बता देना कि मैं हाउस नंबर 2 में रहता हूँ, वो काफ़ी नहीं था, 2 इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी। ठीक है, उसी तरह से और भी सिनेरियोज होते हैं। अब जैसे मैंने नंबर लाइन की बात की, उसमें ऐसा नहीं था ना, उसमें सिर्फ मैंने बता दिया भाई नंबर लाइन ये था। अब नंबर लाइन में यहाँ पर 3 है, हाँ, तो ये पोजीशन एक सिंगल रेफरेंस विद रेफरेंस टू वन लाइन आपने बता दिया उसका पोजीशन। लेकिन यहाँ अगर हाउस नंबर 2 की बात की जाए तो आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, कौन से स्ट्रीट में वो रह रहा है और कौन सा हाउस नंबर है। दोनों चीज़ पता होना चाहिए, तब जाके आप उसका एड्रेस पता कर सक रहे हो, राइट। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे कि सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं होता है ना, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं होता किसी चीज़ के पोजीशन को समझने के लिए। अब अगर मान लो आप एक और आप सिनेरियो ले लो, एक पेज है, हाँ, एक पेपर है। अब पेपर के ऊपर कहीं पर डॉट बना दिया मैंने,
यहाँ नहीं, मैं थोड़ा इधर यहाँ पे बनाती हूँ मैं डॉट, ठीक है। ये मैंने डॉट बनाया पेपर पे। अब ये जो डॉट है, आपको इस डॉट का पोजीशन डिस्क्राइब करना है, किसी को बताना है कि इस पेपर पे डॉट कहाँ है। तो आप बोलोगे अरे अपर हाफ कॉर्नर में मैंने डॉट बनाया है, अपर हाफ, नॉट अपर हाफ कॉर्नर, अपर हाफ में मैंने डॉट बनाया है। तो कोई आएगा और बोलेगा भाई अपर हाफ में डॉट है, तो चलो अपर हाफ, अब वो सोचेगा भाई अपर हाफ तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब समझे, बहुत सारे अपर हाफ, मतलब कहाँ एग्जैक्टली कहाँ, आपने एग्जैक्ट पोजीशन बताया क्या अपर हाफ बोलकर? नहीं ना, अपर हाफ में तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये मतलब अपर हाफ सिर्फ बोल देना, इज़ इट इनफ? क्या इनफ है ये पोजीशन की एग्जैक्ट पॉइंट समझने के लिए? नहीं। अगर फिर आप बोलोगे नहीं नहीं अपर हाफ नहीं, लेफ्ट एज, नियर लेफ्ट एज, एज समझते हो ना, एज मतलब ये साइड है ना, तो लेफ्ट एज, तो लेफ्ट साइड के एज के करीब, तो अब एज के करीब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना। आप बोलोगे यहाँ 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 यहाँ, ये सब तो लेफ्ट एज के करीब ही है, ठीक है, लेफ्ट एज के करीब, तो ये भी इनफ नहीं है, लेफ्ट एज में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर आप बोलोगे अरे नहीं भाई, अपर हाफ एंड लेफ्ट एज में जाओ। हाँ तो ठीक है भाई, अपर हाफ लेफ्ट एज, लेफ्ट अपर हाफ लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, ऐसा कुछ आप बोलोगे, मतलब समझ रहे हो, आप ऐसा बोलोगे कि अरे लेफ्ट एज, नियर लेफ्ट एज, हाँ अपर हाफ कॉर्नर, ऐसे में आप जाइए। तो आप, तो कोई आएगा बोलेगा ठीक है लेफ्ट एज के करीब है और अपर हाफ के कॉर्नर में कहीं तो पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं। अभी भी आपने एग्जैक्ट पोजीशन, ये वाले पॉइंट जो आपका पॉइंट यहाँ पे था, उसका आपने अभी तक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे हो आप, क्योंकि आप बोल रहे हो कि अपर हाफ लेफ्ट एज, तो भाई अपर हाफ ये है, अब लेफ्ट एज ये है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ लो, आप एकदम फिक्स पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट आप नहीं बता पा रहे हो इन सब, ये सब करके, ठीक है। फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं, आप एक काम करो, लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर जाओ, हाँ लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर, वहाँ पर मेरा पॉइंट है। तो लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर, सिर्फ अगर आप बोलते हो 3 सेंटीमीटर, हाँ फ्रॉम लेफ्ट एज से ओनली 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से, तो ये देखो यहाँ से 3 सेंटीमीटर मान लो यहाँ तक आता है, हाँ ये है 3 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट भी है, ये भी 3 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, आप समझ लो। लेकिन आपका तो एक ही डॉट का आपको पोजीशन बताना है, तो क्या एक इन्फॉर्मेशन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज, ये भी काफ़ी हुआ क्या आपके इस पोजीशन को समझने के लिए? नहीं हुआ, क्योंकि इस पॉइंट का आप पोजीशन बता रहे हो और आप कह रहे हो कि लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर, तो एक बंदा आएगा वो बोलेगा भाई लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई ये पोजीशन सोचेगा, कोई ये सोचेगा, कोई ये सोच लेगा, कोई ये ठीक है। लेकिन आपका तो पॉइंट एक ही है ना, आपको इस पॉइंट का पोजीशन बताना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बता देना है इतना सारा, आपको अपने इस पॉइंट का अभी तक आप प्रॉपर पोजीशन नहीं बता पा रहे हो। लेकिन अगर आप इसके साथ एक और बात बोल दो कि आप बोल दो कि 8 नहीं, यहाँ इतना 3 है ना, तो कुछ इस तरह से आप सोचो कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम लाइन, आप बोलोगे कि भाई 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन मतलब नीचे का लाइन, यहाँ से 10 सेंटीमीटर ऊपर जाइए आप, हाँ यहाँ से 10 सेंटीमीटर मुझे ऊपर जाना है, ये रहा 10 सेंटीमीटर, और आपने कहा कि 3 सेंटीमीटर लेफ्ट एज से, मतलब ये जो है आपका 3 सेंटीमीटर। तो कोई भी बंदा आएगा वो बोलेगा भाई लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर, ओके ये रहा 3 सेंटीमीटर, और बॉटम लाइन से 10 सेंटीमीटर ही जाना है मुझे, तो बॉटम लाइन से 10 सेंटीमीटर ये रहा, आप समझे। तो ये 10 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, अगर ये दो इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया तो डेफिनेटली वो कोई भी आएगा तो उसको यही पोजीशन मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा पोजीशन नहीं मिलना है। आप समझ में आया आपको? तो इस पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर 2 रेफरेंस की ज़रूरत हमें पड़ी, एक तो बॉटम लाइन का और दूसरा लेफ्ट एज का। जब आपने दोनों के रेफरेंस में पोजीशन बताया तो कोई भी आएगा ना तो उसको यही पोजीशन मिलेगा, यानी इस पोजीशन का फिक्स पोजीशन, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन आपने बता दिया।
है ना। आपने एग्जैक्ट पोजीशन कब बताया, जब आपने दो बातें करी, एक तो आपने लेफ्ट एज की बात की और दूसरा आपने बॉटम लाइन की बात की, है ना। लेफ्ट एज मतलब ये, है ना, दिस इज़ राइट एज, दिस इज़ लेफ्ट एज, तो ये लेफ्ट एज और ये बॉटम लाइन, बॉटम लाइन, दो चीज़, है ना, समझ में आया। तो इस सिनेरियो में आपने देखा कि एक पॉइंट, ये मेरा पॉइंट था, है ना, दिस इज़ द पॉइंट। इस पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए आपको दो रेफरेंस लेना पड़ा, पहला तो ये लेफ्ट एज और दूसरा बॉटम एज, बॉटम लाइन, है ना। अच्छा, और हमने एक और चीज़ नोटिस की कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया, एकदम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब कोई आकर बोलेगा लेफ्ट एज से ऐसा कुछ स्लैंटिंग ले लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, 3 सेंटीमीटर, फिर तो स्लैंटिंग, तो फिर भाई ऐसे करके तो कहीं पे भी अपन ये कर सकते हैं, समझ में आ रही है। स्लैंटिंग नहीं लेना है अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, चाहे आप बॉटम से ले रहे हो, बॉटम से भी अपन ऐसे चले जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर तो कहीं और आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर ऐसे कहीं और आ जाएगा, वैसे नहीं, तब तो कोई कुछ भी ले सकता है। ये 10 सेंटीमीटर है ना, ऐसे कुछ इधर 10 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे भाई यहाँ कहीं तो ऐसा कुछ होगा, कोई बोलेगा नहीं 10 सेंटीमीटर ऐसा, हाँ, फिर इधर से तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो नो, नॉट लाइक दैट, आपको ऐसे कहना है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि किसी पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए दो रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी, और वो दोनों रेफरेंस से जो हम डिस्टेंस मेज़र किए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो इसमें जब आपने ये पोजीशन बताया 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम लाइन, तो कोई भी आएगा तो उसको प्रॉपर पोजीशन पता चल जाएगा उस पॉइंट का, कोई भी अलग नहीं करेगा कोई, राइट, सबको एक ही पॉइंट मिलेगा, कुछ दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हमने यही देखा कि हमें दो रेफरेंस लेना पड़ा, समझ में आया, ठीक है। अब उसी तरह एक और, तो ये जो दो, पहले सोचो, ये जो दो मैंने आपको रेफरेंस बताया ना, इसी से एक आइडिया, एक न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स राइज हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग वैसे ही दो लाइन के रेफरेंस में कोई पॉइंट का पोजीशन बताएंगे, ठीक है। अच्छा, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, हाँ, कुछ भी नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। एक सिनेरियो में और लेती हूँ, है ना, इन जनरल, और फिर मैं आती हूँ उसमें। देखिए, एक सिनेरियो ये लेते हैं कि आपकी बात करती हूँ मैं, आप अपने क्लास में बैठते हो ना, अपने स्कूल में अपने क्लास में आप बैठते हो, तो उस क्लास में मान लेते हैं कि आपकी क्लास का कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि जो सारे डेस्क है ना जहाँ बच्चे बैठते हैं, तो ऐसे कुछ हम लोग अरेंजमेंट ले लेते हैं कि भाई सारे डेस्क को हमने एक दूसरे से क्लोज रख दिया, हाँ, ऐसे करके। ये देखो, ये फर्स्ट डेस्क है, ये सेकंड डेस्क है, ऐसे करके, तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से है। अब इस डेस्क, इसमें क्या हुआ, ये जो क्लास है, क्लास स्टैंडर्ड 9, ठीक है, ये स्टैंडर्ड 9 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। ये मान लो यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम ए है, दूसरा स्टूडेंट है बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे ऐसे करके बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ। अब मतलब अब इसी सीक्वेंस में बच्चे तो ऐसे नहीं बैठेंगे, मतलब कहीं पे कोई भी बच्चा बैठा है, यू नो, डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ सोनिया बैठी हुई है, यहाँ पे राहुल बैठा हुआ है, ठीक है, आपका जो नाम है वो यहाँ पे लिख दो, XYZ, जो कुछ भी आपका नाम है वो लिख दो, अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या रहे, टोटल बच्चे कितने बैठे हैं आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 6 एंड 1 2 3 4 5 एंड 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और 30 स्टूडेंट्स अलग अलग डेस्क पे बैठे हैं इस तरह से। यहाँ पे आपकी टीचर है, टीचर यहाँ काउंटेड नहीं है, ये टीचर इज़ ऑब्जर्वर ऑफ द क्लास, ठीक है, उनको हम काउंट नहीं करें। हम हमारा एक सीटिंग प्लान अरेंज किया हमने, ठीक है। इस सीटिंग प्लान का सिनेरियो लेकर मैं आपको समझाऊंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कैसे। अब ये सीटिंग प्लान में अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है, सोनिया, सिमरन, अलग अलग बच्चे हैं, यहाँ पे निशा बैठी हुई है, ठीक है, डिफरेंट, इधर स्नेहा, है ना, ठीक है, ऐसे अलग अलग बच्चे हर जगह पे बैठे हुए हैं। नाउ अब मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई अब मुझे ये बताओ सिमरन कहाँ बैठी है, हाँ, तो आप सिमरन का जो पोजीशन बताओगे, देखिए आप इधर ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये इधर से जो अपन इधर जाते हैं इसको कॉलम कहते हैं ना, आपको ये पता होगा, ये कॉलम होता है, इधर से ऐसे ये कॉलम होता है, और ऊपर जो अपन चलते हैं ये होता है रो, है ना। तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, आपको पता है ना ये बात, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से ये रो चलता जाता है ऊपर की तरफ, और इस तरह से इधर आता है कॉलम,
हाँ, ये होता है कॉलम, इसको कॉलम कहते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर ये हो गया आपका सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर ये हो गया थर्ड कॉलम। हाँ, ऐसे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉलम बढ़ता जाता है। तो अब आपसे बोलूँ कि भाई सिमरन कहाँ बैठी है, तो आप क्या बोलोगे? सिमरन बैठी है सेकंड कॉलम में। क्या इतना बोलना काफ़ी है कि वो सेकंड कॉलम में बैठी है? अब सेकंड कॉलम में तो और भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। देखो सेकंड कॉलम यही है ना, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये ना सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में सिमरन भी बैठी है, यहाँ पे भी कोई होगा, यहाँ पे राज होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और होगा, अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ भी, ठीक है। आप अलग अलग यहाँ पे नाम लिख लो, जो भी, ठीक है। ये डिफरेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अमित बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट। तो ये सिमरन, राज, अमित और भी ये 2 बच्चे हैं। तो ये सारे बच्चे सेकंड कॉलम में हैं। तो सिमरन कहाँ पर बैठी है? सेकंड कॉलम में बैठी है, पर एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता पा रहे हो। अब एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आपको ये भी बताना होगा कि वो सेकंड कॉलम में और कौन से रो में, किस रो में बैठी है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आपने बता दिया। अब रो कौन सा है? रो, दिस इज फर्स्ट रो, मैंने बोला दिस इज सेकंड, ये फर्स्ट रो हो गया, ST है ये, है ना। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। तो ये फिफ्थ रो में बैठी है। तो आप कहोगे ये जो सिमरन है ना, वो कहाँ बैठी हुई है? वो बैठी है सेकंड कॉलम, है ना, एंड फिफ्थ रो में। दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ सिमरन, करेक्ट। तो अब इसको आप कैसे डिनोट करते हो? वो इस तरह से, मान लो आपने ऐसे रखा है कि सेकंड कॉलम पहले और रो बाद में। तो 2,5 इज द पोजीशन ऑफ सिमरन, जहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड नंबर रो को। अब इस तरह से मैं कहूँ भाई निशा का पोजीशन बताइए, तो अब निशा का पोजीशन कोई स्टूडेंट को मैं पूछूं कि भाई निशा कहाँ बैठी हुई है, तो कोई आके मुझे क्या बोलेगा? सोचेगा अरे भाई थर्ड कॉलम है ना, तो थर्ड कॉलम एंड रो है 1 2 3 4 5, सो फिफ्थ रो, दिस इज द पोजीशन ऑफ निशा। इज इट करेक्ट? समझ में आ रहा है? उसी तरह से मैं कहूँ राज का क्या पोजीशन है, तो राज का पोजीशन अब कोई क्या बोलेगा? सेकंड कॉलम एंड रो फोर्थ, सो फोर्थ रो। आई बात समझ में? यस। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ अपन लेते हैं 2,4, अगर मैं 4,2 पे कौन बैठा है, तो क्या वो राज होगा क्या? नहीं। 4,2 और 2,4 दोनों का अलग अलग पोजीशन है, ठीक है। इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ये सेकंड कॉलम एंड दिस इज फोर्थ रो, बट यहाँ पे फोर्थ कॉलम एंड सेकंड रो है। तो फोर्थ कॉलम मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ कॉलम हो गया और सेकंड रो। यहाँ पे मान लेते हैं अपन कोई बैठा है, जैसे कुछ नाम ले लो स्टूडेंट का, क्या नाम ले लूँ मैं? रोहित एक नाम ले लिया मैंने, ठीक है। तो मेरा फोर्थ कॉलम मतलब बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज द फोर्थ कॉलम, ये पूरा। और इस फोर्थ कॉलम में सेकंड रो पर कौन बैठा हुआ है? रोहित बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि 2,4 और 4,2 सेम होता है, अलग अलग होता है। आई बात समझ में? तो आपको इस सिनेरियो से भी ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एक सिंगल इन्फॉर्मेशन अगर सिर्फ आपको कोई दे दे कि इस कॉलम में बैठा है कोई बच्चा, तो आप एग्जैक्ट पोजीशन उस बच्चे का नहीं बता रहे हो। आपको रो, कॉलम के साथ साथ आपको रो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ सिनेरियोज समझाया है ना। अभी मैंने आपको डॉट वाला, पेपर के ऊपर डॉट में भी मैंने आपको एक सिनेरियो बताया, वहाँ पे भी आपने देखा आपको 2 चीज़ बताना पड़ा कि भाई बॉटम लाइन से मेरा पॉइंट कितनी दूरी पर है, किस डिस्टेंस पर है, और लेफ्ट एज से, अभी हमने देखा था ना कि बॉटम लाइन से ये पोजीशन, यहाँ पॉइंट था, तो हमने कहा बॉटम लाइन से वो कितनी दूरी पे है और लेफ्ट एज से कितनी दूरी पे है। 2 चीज़ें, 2 रेफरेंस मुझे लेना पड़ा था, बॉटम लाइन एंड लेफ्ट एज। उसी तरह यहाँ पे भी 2 रेफरेंस लेना पड़ रहा है, किस कॉलम में है और किस रो में है, राइट। हमें कॉलम और रो दोनों की बात करनी पड़ती है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जहाँ सिर्फ एक ही रेफरेंस लेके हम चीज़ों का पोजीशन, पॉइंट का पोजीशन या किसी चीज़ का पोजीशन नहीं बता सकते। हमें 1-2 चीज़ मोर देन 1 लाइन, यानी 2 लाइन्स का पोजीशन, 2 लाइन्स के रेफरेंस में ही हम किसी चीज़ का पोजीशन प्रॉपर्ली बता पाते हैं। और तभी कोई आकर के सही पोजीशन उसका बता सकता है कि हाँ भाई उसने ये बताया, ये रो ये कॉलम, तो फटाफट उसने बता दिया कि भाई बच्चा यहाँ पे है, ये यहाँ पे ये स्टूडेंट है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी सिनेरियोज है बच्चों।
तो इसी चीज़ों को देखते हुए, इसी कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए एक न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स राइज हुआ एंड दैट वाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जिसमें कि हमें दो रेफरेंस लेना पड़ता है ना। मैंने अभी आपसे ये भी कहा था बताते बताते कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं, है ना। तो परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस होता है, वो हम लोग और आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द कॉन्सेप्ट जहाँ पे कि हमें दो लाइन के रेफरेंस से किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये सब सिनेरियोज में कि कैसे दो चीज़ों के रेफरेंस में ही हमें पोजीशन बताना पड़ता है। एक चीज़ के पोजीशन किसी एक लाइन के रेफरेंस में आप बताते हो तो वो काम नहीं बनता, या किसी एक पैरामीटर कोई भी रो है तो रो के सिर्फ आपने रो बता दिया तो काम नहीं बनती है ना। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे बहुत वास्ट है, ठीक है। स्टैंडर्ड 9 में बहुत कम है, उसका ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत ही है, वो मैं आपको बता दूंगी अभी। हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ोगे, बहुत कुछ है आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। 9th में थोड़ा ही है, बट वो पढ़ने के पहले चूंकि हम लोग एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो 3.1 के इंट्रोडक्शन का बात मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। तो पहले मैं ऐसे करती हूँ कि मैं आपको पहले एक्सरसाइज 3.1 का वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक है तो निकाल लो, हम लोग अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हमारा, है ना। क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब आपके घर में एक टेबल लैम्प है ना, टेबल पे पड़ा है। मान लीजिए अपन एक ऐसा कुछ डायग्राम बना देते हैं कि ऐसे एक टेबल है ना, ये कुछ टेबल हो गया। अभी ये एक टेबल है और उसके ऊपर एक टेबल लैम्प रखा हुआ है। तो अपन ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है। आप ऐसा रफ डायग्राम बना सकते हो। ये एक टेबल है, अब टेबल पर एक टेबल लैम्प रखी हुई है। तो जैसे एक ऐसा कुछ टेबल लैम्प है ना, ऐसा कोई टेबल लैम्प रखा हुआ है, ठीक है। एक टेबल लैम्प रखी हुई है आपके टेबल पर, ठीक है। अब ये जो टेबल लैम्प का पोजीशन है ना, ये पोजीशन आपको बताना है कि टेबल लैम्प एग्जैक्टली किस पोजीशन पे, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प, ठीक है। और ये आपको किसी को डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प। तो आप सोचो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पेपर के ऊपर डॉट का पोजीशन कैसे बताया था, है ना। मैंने क्या कहा था कि भाई नीचे बॉटम कॉर्नर से क्या डिस्टेंस है, आई एम सो सॉरी, बॉटम लाइन से क्या डिस्टेंस है एंड लेफ्ट एज से क्या डिस्टेंस है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आप कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो ये शॉर्टर एज हो गया, है ना। दो इस टेबल का दो एज है, एक लॉन्गर एज। टेबल का शेप जनरली अपन ने किस तरह से लिया, रेक्टेंगल शेप का जो होता है ना टेबल, वैसे। तो ये लॉन्गर एज हो गया, ये वाला, ये हो गया लॉन्गर एज, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है दिस इज शॉर्टर एज, ठीक है, शॉर्टर एज। तो अब मैं आपसे कह रही हूँ कि इस टेबल का, ये वाला टेबल लैम्प का ये पोजीशन बताइए टेबल के ऊपर। तो आप बोलोगे कि लॉन्गर एज से, आप फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि लॉन्गर एज से ये मान के चलो कि इधर 6 सेंटीमीटर पे है, और जो अपना शॉर्टर एज है वहाँ से जो इसका डिस्टेंस है ये 7 सेंटीमीटर है, कुछ इस तरह का, समझ रहे हो। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये डायग्राम बना दो, ठीक है। देखो डायग्राम वैरी कर सकता है, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, तो ऐसे कुछ नहीं कि ऐसे ही, मतलब बस आपको एक रफ टेबल बनाना है, उसके ऊपर एक लैम्प बना देनी है, ठीक है। आपको दिखा देना है ये लॉन्गर एज, शॉर्टर एज। तो आप कह सकते हो कि लेट पोजीशन ऑफ लैम्प ऑन टेबल बी ए, ठीक है। नाउ हाँ, पॉइंट ए इज 6 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, है ना। अब आप लिखोगे नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्गर एज। हाँ, perpendicular distance of point A is 6 centimeter from longer edge and perpendicular distance of
पॉइंट ए इज 7 सेंटीमीटर फ्रॉम शॉर्टर एज। ठीक है, शॉर्टर एज से 7 सेंटीमीटर है एंड लॉन्गर एज से 6 सेंटीमीटर है। आया समझ में? बहुत सिंपल है ना, इधर से 6 सेंटीमीटर ये हमने माना। अब आप बोलोगे 6 और 7 ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? आप कुछ और डाल दो। हाँ, अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि लैम्प थोड़ा ऊपर बना दे, तो उस हिसाब से इधर थोड़ा छोटा इधर थोड़ा बड़ा डिस्टेंस ले सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं है, मैंने अपने मन से लिया 6 7, ऐसे कुछ नहीं है कि 6 7 ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी का टेबल बड़ा हो सकता है, 100 सेंटीमीटर का टेबल हो सकता है। मैंने बस एक ऐसे ही एक बोलते ना एक अंदाज से अप्रॉक्सीमेट ले लिया है मैंने। तो आप कुछ भी ले सकते हो, बस आपको एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको समझ में आ रहा है क्या वो क्या पूछ रहा है बेसिकली। तो वो जो पेपर के ऊपर मैंने पॉइंट का पोजीशन जैसे बताया था ना, ठीक उसी तरह हम इस लैम्प का पोजीशन टेबल पे बता रहे हैं। आ रहा है समझ? लैम्प को आप एक पॉइंट ए कंसिडर कर रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा ना द पोजीशन ऑफ लैम्प ए ऑन टेबल इज पॉइंट ए, इज पॉइंट ए। मैंने पॉइंट ए मान लिया है। किसका पोजीशन? टेबल का पोजीशन। पोजीशन ऑफ लैम्प, लैम्प का पोजीशन हमने पॉइंट ए मान लिया टेबल के ऊपर। ओके, तो उसका पॉइंट ए का पोजीशन मैं बता रही हूँ कि पॉइंट ए जो है वो 6 सेंटीमीटर है इधर से और 7 सेंटीमीटर है किससे? बॉटम सॉरी शॉर्टर एज से। ये शॉर्टर एज, ये लॉन्गर एज। समझ में आया? तो खत्म, बस आप इतना ही लिखोगे। अब आपके ऊपर है, आप यहाँ पे लॉन्गर एज को लो, पहले लॉन्गर एज के डिस्टेंस को लो, तो आप 7,6 लिख सकते हो या 6,7, आपकी मर्जी, क्योंकि अभी कुछ भी वैसा डिफाइन नहीं है अभी तक कि आपको पहले कौन सा लेना है। तो ये आपके ऊपर रहेगा कि मतलब लेट now the perpendicular distance from point A is 6 centimeter and perpendicular distance of point A is 7 centimeter from the shorter edge. So the position of point A है ना, therefore position of point A is is 7,6। ठीक है, अब कुछ बच्चे लिखेंगे नहीं 7,6 नहीं लिखना है मुझे, तो 6,7 लिखना है। कोई बात नहीं, आप 6,7 लिखो। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपको पोजीशन बताना। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको लिखना होगा, ये डायग्राम बनाना होगा, दैट्स इट। इतना ही है इस क्वेश्चन में। तो अब आप खुद से सोचो ना, ये एक बोलते ना वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि आपको किसी बंदे को टेबल एग्जैक्ट कहाँ पे रखा हुआ बताना है। तो आप ऐसे ही बताओगे ना कि आप टेबल पे जाओ, टेबल में उधर से इतने पोजीशन इतने सेंटीमीटर पे और इतने, देखो मैथमेटिकली यहाँ अब आप सोच रहे होगे अरे इसमें क्या बता देंगे, टेबल पर रखा हुआ है। टेबल पर रखा हुआ है पर हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट पोजीशन बताना है तो कैसे बताओगे, ये बातें हो रही है। ठीक है, तो मैं इसलिए वो बातें कर रही हूँ। ठीक है, कि भाई एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हमें एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना पड़ेगा कि भाई लॉन्गर एज से कितने सेंटीमीटर पे, शॉर्टर एज से कितने सेंटीमीटर पे। तो आप ऐसे बताओगे। ठीक है, तो आप नोट कर लो, आपको इस स्टेटमेंट्स वगैरह अगर नोट करना है तो। और आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ भी रटना है या ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस एक आइडिया दिया, ऐसे ही ये क्वेश्चन ही इस तरह का है, तो आपको अपने मन से भी स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। तो आप एक चीज़ तो समझ पा रहे होगे कि अभी तक जो हम सिनेरियोस कर रहे हैं उसमें हमें 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ रही है। नहीं, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए, किसी टेबल का पोजीशन बताने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है? 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी है ना। कहीं पे लॉन्गर एज, शॉर्टर एज, कहीं पे लेफ्ट एज, बॉटम लाइन। समझ में आ रहा है? तो आप और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है एंड दैट इज़ 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर। कोई भी 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन के रेफरेंस में ही हम किसी चीज़ का पोजीशन बता पा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए। 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड। ठीक है, इज़ नीडेड टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट और एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, सो आई विल नॉट प्रेफर टू राइट इट ऑन द बोर्ड। मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगी इस क्वेश्चन को, है ना। आप प्लीज़ बुक देखो क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ा है। तो मेरा क्वेश्चन लिखूंगी तो क्वेश्चन में ही सारा बोर्ड कवर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए स्ट्रीट प्लान है ये। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सीटिंग प्लान समझाया था। सीटिंग प्लान मतलब आपके क्लास में बच्चे डेस्क पे किस तरह से बैठे हैं, है ना, और उनका पोजीशन बताना है तो आप कैसे बताओगे उसे। यहाँ इस क्वेश्चन में उन्होंने किस चीज़ की बात की है? स्ट्रीट प्लान की बात की है। रास्ता जो होता है ना, रोड्स, उसकी बात हो रही है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। ठीक है, देखो डायग्राम तो आपको बनाना होगा। अ
अ सिटी हैज़ टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दो मेन रोड है, हाँ, दो मेन रोड है, तो ये एक मेन रोड हो गया। और वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं दे क्रॉस ईच अदर, ये दोनों मेन रोड जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो ये रहा, देखो ये रहा, ये दोनों क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे दोनों रोड क्रॉस कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि एट द सेंटर पे क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के बिल्कुल सेंटर में, सिटी का मान लो ये सेंटर होगा। नाउ दीज टू रोड्स आर अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये मान लो एक रोड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दूसरा रोड है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बाकी के रोड्स हैं वो इन्हीं दो रोड के पैरेलल रन कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं मेन रोड, ये दोनों तो मेन रोड है, मैंने मेन रोड को रेड कलर के मार्कर से बनाया है। और वो कह रहे हैं कि और भी रास्ता है, लेकिन वो जो रास्ता है बाकी का, वो सब जो है इसी डायरेक्शन में है। और दे रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। 200 मीटर की दूरी पे वो सारे रोड हैं। एंड देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 रास्ता जा रहा है, 5 स्ट्रीट है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। आप देखो यहाँ लिखा है उन्होंने दे आर रनिंग पैरेलल, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही मैंने पहला स्ट्रीट 1 बनाया, स्ट्रीट 2 बनाया, दे ऑल आर पैरेलल टू मेन रोड, है ना। ये जो स्ट्रीट्स हमने बनाया ये इसके पैरेलल है। और 5 रास्ता और है, उन्होंने कहा है वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का जो मेन रोड है उसके पैरेलल। तो हमने वहाँ पे भी 5 रास्ता बना दिया, वो हम इसके पैरेलल बना रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा 5 रास्ता बन गया, जो कि किसके पैरेलल है, नॉर्थ साउथ मेन रोड जो जा रहा है उसके पैरेलल। तो रेड कलर के मार्कर से जो मैंने बनाया है वो दोनों मेन रोड है, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का मेन रोड और एक नॉर्थ साउथ का। और जो ब्लू मार्कर से मैंने बनाया ये सारे रास्ते जा रहे हैं, स्ट्रीट्स जा रहे हैं दूसरे, है ना, जो मेन रोड के पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपके ग्राफ पेपर पे, इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पर बनाना है। ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर ऐसा आप लोगे। तो ग्राफ पेपर पे आप ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक लाइन बनाओगे, ईस्ट वेस्ट बनाओगे, फिर आपके ग्राफ पेपर पे डिफरेंट वो होते हैं ना, ब्लॉक्स बने होते हैं ये 1 सेंटीमीटर का। तो इसको 1 सेंटीमीटर को आप 200 मीटर ऐसा आप यहाँ पे आप लिख दोगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। ये आप कंसिडर कर रहे हो, स्केल ये आप यूज़ कर रहे हो। स्केल आपका क्या यूज्ड है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, मतलब एक जो रहता है ना, एक एक ब्लॉक रहता है आपके ग्राफ पेपर पे, तो ये 200 मीटर है, ठीक है। दिस इज 200 मीटर, 200 मीटर, 200 ऐसे करके आप बना रहे हो। और उन्होंने कहा एक मॉडल बनाइए सिटी का ऑन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। मतलब यही जो मेन रोड है और इस तरह से आपको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है आपके नोटबुक पे। तो चूंकि उन्होंने प्रॉपर मेजरमेंट भी दे दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, तो आपको एकदम ऐसे करके एक सेंटीमीटर जो वो ब्लॉक्स रहते हैं ना आपके ग्राफ पेपर पे, तो एक आपको ऐसे लाइंस बनाकर दिखाना है। अब वो कह रहे हैं देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब आप देखो बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट है ना। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब जहाँ पर 2 रास्ता एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ये एक तो यहाँ पे था ही, यहाँ है, बहुत सारा क्रॉस स्ट्रीट है, नहीं है, बहुत सारे जगह पे एक दूसरे को रास्ते क्रॉस कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज़ मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। अब आप देखो कि कोई भी जो क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है वो मिनिमम 2 रास्ते से तो क्रॉस करेगा। एक ये रास्ता क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे एक ये रास्ता क्रॉस कर रहा है। हर जगह पे 2 रास्ता क्रॉस कर रहा है ना, तभी तो क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे। और फिर वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अदर रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, है ना। नॉर्थ साउथ में जा रहा है एक रास्ता, एक ईस्ट वेस्ट में, इधर भी एक नॉर्थ साउथ में, एक ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ साउथ में, ईस्ट वेस्ट में, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स बन रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हर क्रॉस स्ट्रीट को, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। आपको इस मैनर में रिप्रेजेंट करना है। कैसे, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देखिए ये आपका है स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ठीक है। उसी तरह से अपन ये जो रास्ते जा रहे हैं ना ईस्ट वेस्ट के पैरेलल, इनको भी अपन मान लेते हैं स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। मैंने S1 S2 ऐसे लिखा है, आप यहाँ पे प्रॉपर लिख सकते हो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, है ना। मैं एक लिख देती हूँ यहाँ पे, स्ट्रीट
1, ये स्ट्रीट 1 हो गया। उसे यहाँ पे आप लिखोगे स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, वैसे यहाँ पे भी आपको लिखना है। और वो कह रहा है कि इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, मतलब अगर दूसरा रास्ता रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले ये रास्ते हैं सारे, ये दिख रहा है आपको नॉर्थ साउथ, तो इसमें सेकेंड स्ट्रीट, तो ये फर्स्ट स्ट्रीट, ये तो मेन रोड है, मेन रोड की बात नहीं हो रही है, ये है फर्स्ट स्ट्रीट है ना, और ये है सेकेंड स्ट्रीट। वो कह रहे हैं अगर सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट, अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का ये रास्ता है, ये वाले रास्ते की बात हो रही है, सेकेंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ मतलब इसकी बात हो रही है, और फिफ्थ स्ट्रीट इन द विच डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये फर्स्ट रास्ता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये फिफ्थ स्ट्रीट हो गया, तो इस रास्ते की बात हो रही है ना। अगर ऐसा है और वो दोनों जहाँ मीट करता है, देन वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5, मतलब जहाँ ये रास्ता और ये रास्ता मीट कर रहा है, कहाँ कर रहा है मीट बच्चों, आप ध्यान दो, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता यहाँ मीट कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ और फिफ्थ स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे मीट कर रहा है वो, तो जहाँ पर वो मीट कर रहा है उसको उन्होंने कहा कि आप इसको नाम दोगे 2,5, समझ में आया, मतलब सेकेंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट, तो उसको आप 2,5 नाम दे रहे हो। तो इसी कन्वेंशन को यूज़ करते हुए फर्स्ट है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, तो 4,3 मतलब फोर्थ स्ट्रीट कौन सी डायरेक्शन का बोला है उन्होंने, नॉर्थ साउथ है ना, वही कन्वेंशन हमें यूज़ करना है जो उन्होंने क्वेश्चन में यूज़ किया है, पहले नॉर्थ साउथ बाद में ईस्ट वेस्ट, तो फोर्थ स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ कौन सा है, नॉर्थ साउथ ये वाला है, इसका फोर्थ स्ट्रीट, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, ये फोर्थ स्ट्रीट, और उन्होंने क्या बोला है 3, तो 3 मतलब थर्ड स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट, तो 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट राइट, फोर्थ स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ एंड थर्ड स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट, तो ये मेरा क्या बन गया बच्चों 4,3, इसका पोजीशन हो गया, इस क्रॉस स्ट्रीट का पोजीशन हो गया। फिर एक और है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4, तो 3,4 मतलब थर्ड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, 3,4 मतलब थर्ड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ना, एंड फोर्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो चलिए नॉर्थ साउथ में थर्ड स्ट्रीट देखते हैं, 1 2 3, ये हो गया थर्ड स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट में फोर्थ, तो 1 2 3 1 2 3 4 ये वाला, तो इसका पोजीशन क्या हो गया 3,4, थर्ड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ एंड फोर्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। उन्होंने क्वेश्चन में ही पूछा था कि हाउ मेनी, आपको ये पूरा रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे, और उन्होंने यहाँ पे बोला है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड, आप बताओ क्या कोई और ऐसा पॉइंट है जो 4,3 हो सकता है, नहीं, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखोगे, देयर इज ओनली 1 पॉइंट, देयर इज ओनली, उन्होंने ये पूछा ना हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट है ना, विच कैन बी रेफर्ड एज 4,3, उन्होंने क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी कैन बी रेफर्ड, एक ही तो हो सकता है ना, एक से ज़्यादा पॉइंट को आप 4,3 बोल सकते हो क्या, नहीं। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी उन्होंने पूछा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू, यहाँ पे भी देयर इज ओनली 1, यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे, देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4, जो है वो बस कॉपी कर देना है, और लेकिन मेन है कि आपको एक ग्राफ पेपर पे करके प्रॉपर्ली दिखाना है, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से तो ये बेसिकली एनसीईआरटी से बिल्कुल बेसिक्स चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस वजह से आप देखोगे अगर आप आर एस अग्रवाल वगैरह में जाओगे ना तो इतना ये सब क्वेश्चन नहीं है उसमें, ठीक है। ये लैम्प का पोजीशन बताओ, स्ट्रीट एंड ऑल, ये सब नहीं है उसमें। डायरेक्टली उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और वो सब स्टार्ट कर दिया है। लेकिन चूंकि हम एनसीईआरटी सॉल्व करें तो एनसीईआरटी में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस तरह का दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने चूंकि हम एनसीईआरटी फॉलो करें तो मैंने उसका सोल्यूशन बताना आपको ज़रूरी समझा, ठीक है, क्योंकि सारे एक्सरसाइज हमें करने होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन था जो हमने अभी अभी किया, ठीक है। इसके पहले का भी जो क्वेश्चन में 1 किया था ना, उसको भी अगर आप ग्राफ पेपर पे करते हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप रफ भी बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो पोजीशन मेनली जो हमने दिया था ना बॉटम लाइन से और लेफ्ट एज से, वो आपको करना है
स्केल से प्रॉपर्ली। तो आई होप वो ग्राफ पेपर पे ही प्रॉपर्ली आप कर पाओगे ना, पोजीशन बता पाओगे, ठीक है। ऐसा है। तो अदरवाइज़ आप अगर रफली भी बता देते हो कि ये पोजीशन है, ठीक है, लेकिन हाँ चूँकि आप कुछ सेंटीमीटर वगैरह ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करना चाहिए। गॉट इट। तो ऐसी चीज़ें हैं बच्चों। तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 में 2 ही क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट एक्सरसाइज का सोल्यूशन एंड वो सब करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू फील यू हैव एनी डाउट, आपको फिर भी कुछ समझ में ऐसा नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप है ना कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हो। अच्छा देखो, ये क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम गया, बट क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकली समझाना था इसलिए इतना टाइम गया, ठीक है। मुझे पता है 2 ही क्वेश्चन है, बट यू नो उसकी एक्सप्लेनेशन ही थोड़ी लेंथ थी, इसलिए वीडियो भी थोड़ा लंबा चला गया, ठीक है। सो इफ़ स्टिल यू फील दैट कुछ डाउट आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझसे कह सकते हो अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है मुझसे, ठीक है। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी वो कराने। थोड़ा लेट हो सकता है बट आई विल ट्राई टू डू फ्रॉम माई एंड, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।